हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। नो टॉक ओनली टास्क। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन यह मानते हैं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आज की वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा आपका, लागत लेखा रिपोर्ट खाते की पुस्तक को बंद होने के कितने दिनों के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए? बात किसकी हो रही है? बात हो रही है लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट। इसकी बात हो रही है। इसकी के लागत लेखा रिपोर्ट पुस्तकों के बंद होने के कितने दिनों के अंदर अंदर प्रस्तुत की जानी चाहिए? तो जो रिपोर्ट बताइए, पोस्ट ऑडिट रिपोर्ट शुड बी सबमिटेड विद इन डेज ऑफ द क्लोज ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। 45 days, 60 days, 90 days, 120 days या 180 days। सो सही आंसर होगा आपका 180 days। जब अकाउंट्स आपके बनकर तैयार हो गए हैं, आपकी जो पुस्तकें हैं वो बंद हो चुकी हैं, तो उसके 180 days के अंदर अंदर पोस्ट ऑडिट रिपोर्ट जो होती है वो सबमिटेड करनी होती है। और इसके लिए जो फॉर्म भरा जाता है, इसके लिए जो फॉर्म यूज किया जाता है वो होता है CRA 3। इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 180 करेक्ट आंसर होगा। ये इसका थोड़ी एक्सप्लेनेशन है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खातों की खातों की किताब में समापन के स्टॉक को किसके माध्यम से दर्ज किया जाता है? तो बात यह है कि जो आपका स्टॉक होता है, जो आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है, खातों की समाप्ति की बात, मतलब जो समापन की मतलब जो आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है उसको पूछा गया है कि उसको आप किस प्रकार समायोजित करते हैं, क्या प्रविष्टि करते हैं, क्या जर्नल एंट्री उस टाइम बनती है। तो एक समायोजन प्रविष्टि, एक आप समायोजन प्रविष्टि करेंगे, मतलब एक एडजस्टिंग एंट्री करेंगे, या एक क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करने के लिए पूछ रहे हैं बुक ऑफ अकाउंट्स में कि बताइए क्या करेंगे आप, किस तरह से उसको आप रिकॉर्ड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को। या फिर एक समापन प्रविष्टि करेंगे, समायोजन या समापन, क्लोजिंग एंट्री पास करेंगे, या फिर एक समायोजन प्रविष्टि के माध्यम से एक समापन प्रविष्टि या समायोजन खरीद द्वारा इसको क्या करते हैं, इसको एडजस्ट करते हैं। या एक प्रारंभिक प्रविष्टि की जाती है, ओपनिंग एंट्री, या एक उद्यंत एंट्री मतलब एक क्लोजिंग एंट्री की जाती है। तो देखिए, आपको पता होगा कि अगर ये जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है, अगर ये ट्रायल ट्रायल बैलेंस में, मतलब तलपट में, ट्रायल बैलेंस मतलब तलपट, तलपट, तो ट्रायल बैलेंस में यदि यह न दिया जाए, अगर ये ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया जाता है, तब आप क्या एंट्री करते हैं? आप इसकी एंट्री करते हैं क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। कहां लिख देते हैं इसको? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखा जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट। ये जनरल एंट्री आप इसको कर देते हैं कब? यदि ये तलपट में नहीं दिया है तब। और अगर तलपट में दिया हुआ है तब एंट्री क्या करेंगे? तब आप एंट्री करेंगे क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट, तो हो जाएगा यहाँ पर डेबिट, और टू हो जाएगा आपका परचेज अकाउंट, इसको परचेज में ही एडजस्ट कर देते हैं, परचेज अकाउंट। इस तरह से ये एंट्री की जाती है। और यही यहाँ पर बताया हुआ है, देखिए, आ क्लोजिंग एंट्री और एडजस्टमेंट बाय मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री। तो इससे क्या करते हैं, इसको क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके लिए एक्सप्लेनेशन है, आप इस एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, देख सकते हैं। और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर सब कुछ प्रोवाइड हो जाता है, जो भी आपको ये नोट्स अगर चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल प्रमाणक के अभाव में प्रस्तुत सहायक प्रमाणक क्या कहलाता है? सामान्य प्रमाणक, नोटबुक प्रमाणक, प्रतिप्रण प्रमाणक, या समपार्श्व प्रमाणक। मतलब द असिस्टेंट सर्टिफिकेट प्रेजेंटेड इन द एब्सेंस ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट इज कॉल्ड। अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है तो उसकी जगह पर जो उसकी एब्सेंस में जो दिया जा रहा है प्रमाणक, तो उसको क्या कहेंगे? जर्नल ऑथेंटिकेटर कहेंगे, नोटबुक ऑथेंटिकेटर कहेंगे, या उसको कॉन्ट्री फोलियो कहेंगे, फोलियो, या कोल्ट्राल सर्टिफिकेट कहेंगे। तो करेक्ट आंसर होगा
जल्दी से बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? बिल्कुल सही, सही आंसर होगा डी। मैं आपसे इसलिए रुका पूछता हुआ क्योंकि ये मैंने लास्ट वीडियो में भी कराया है, तो मैंने यही सोचा क्यों ना इसको आपसे ही पूछ लिया जाए। तो ये हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ऑडिटिंग इज नेसेसरी फॉर ऑल द बिजनेस इंस्टीट्यूट। ऑडिटिंग एश्योर्स the complete accuracy of accounts. Auditing guarantees the accuracy of accounts. Auditing does not guarantee the accuracy of accounts. अंकेक्षण सभी व्यवसायिक संस्थानों के लिए जरूरी होता है। क्या यह सत्य है? अंकेक्षण अंकेक्षण खातों की पूर्ण सत्यता के लिए प्रति आश्वस्त करता है। अंकेक्षण खातों की सत्यता की गारंटी देता है। अंकेक्षण खातों की सत्यता की गारंटी नहीं देता है। तो सही आंसर होगा कि अंकेक्षण खातों की सत्यता की गारंटी नहीं देता है, कि खाते अगर आपने ऑडिटिंग करा ली तो वो सही होंगे, ऐसा नहीं होता है। तो आंसर क्या होगा? डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कंपनी अंकेक्षक का कर्तव्य नहीं है? कंपनी का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ड्यूटी ऑफ कंपनी ऑडिटर? तो आपको बताना है कंपनी के ऑडिटर की ड्यूटी कौन सी नहीं है। अपने द्वारा जांचे गए लेखों पर कंपनी के सदस्यों को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट। यदि कंपनी ने सुरक्षा के आधार पर ऋण तथा अग्रिम दिए हैं तो जांच करना कि वे ऋण अग्रिम समुचित रूप से सुरक्षित किए जाएं, किए गए हैं या नहीं। या यदि कंपनी की पुस्तकों में यह बताया गया है कि अंशों को नकद के आधार पर आवंटित अंशों के लिए नकदी वास्तव में प्राप्त की गई है या नहीं। या फिर वर्ष के अंत में स्टॉक मूल्य का भौतिक सत्यापन करना। क्या होगा? टू प्रेजेंट। तो क्या नहीं है? क्या ड्यूटी नहीं है इसकी? देखिए इसकी जो ड्यूटी नहीं है, कर्तव्य नहीं है, ये सारे इसके कर्तव्य हैं। लेकिन ये आपका डी जो है वर्ष के अंत में भौतिक सत्यापन करे। जो स्टॉक है अंत में जो स्टॉक का मूल्य है उसको खुद जाकर देखें, उसको चेक करे स्टोर रूम में, ये उसका कोई कर्तव्य नहीं होता है। ये कर्तव्य नहीं है, उसकी ड्यूटी नहीं है। क्या? फिजिकली वेरीफाई द स्टॉक प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर। ये इसकी ड्यूटी नहीं होती है, किसकी? कंपनी के ऑडिटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी की प्रथम वार्षिक सामान्य सभा आयोजित की जानी चाहिए या की जानी चाहिए? कंपनी के प्रथम वित्त वर्ष के समापन के 3 महीने के अंदर अंदर, जो पहला फाइनेंशियल ईयर है उसके पूरा होने के 3 महीने के अंदर करा देनी चाहिए। कंपनी के प्रथम वर्ष के समापन के 6 महीने के अंदर करा दी जानी चाहिए, या कंपनी के प्रथम वित्तीय वर्ष के समापन के 9 महीने के भीतर करा देनी चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा आपका सी, विदिन विदिन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कंपनी की जो एनुअल जनरल मीटिंग है वो हो जानी चाहिए। तो आंसर आपका सी यहाँ पर करेक्ट होगा। और इसको आपको याद रखना है कि देखिए कंपनी की जो पहली सभा होती है वो 9 महीने के अंदर होनी चाहिए, एक बात 9 महीने के अंदर होनी चाहिए। दूसरी बात, जो दूसरी वार्षिक सभा है वह वर्ष की समाप्ति के 6 महीने के अंदर हो जानी चाहिए। दूसरी की बात हो रही है, दूसरी जो सभा है, जो दूसरी वार्षिक सभा है वह वर्ष की समाप्ति के समाप्ति के समाप्ति से 6 माह के अंदर होनी चाहिए, 6 माह के अंदर होनी चाहिए। और एक बात और, ये दूसरी बात थी, तीसरी बात एक और है। तीसरी बात यह है कि कंपनी की जो वार्षिक सभा है, जो कंपनी की वार्षिक सभाएं हैं उसके मध्य 15 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। दो सभाओं के मध्य 15 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए।
नहीं होना चाहिए, समय नहीं होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या था यहाँ? सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसका आंसर देके दिखाइए, मुझे विश्वास है आप इसका आंसर जरूर देंगे। क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। लेखा परीक्षकों के कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? Which of the following statements regarding the duties of auditor is not correct? ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर की बात में बताइए, कौन सा बात यहाँ पर सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट? फर्स्ट, physical verification of fixed asset is the main responsibility of auditor. Second, the auditor should verify the ownership of the fixed asset by examining the title deed. The auditor should ensure that the asset in the possession of the client. The auditor should satisfy himself that assets have been valued in the financial statement in accordance with the accounting principle. तो सही आंसर आपने बिल्कुल दिया होगा फर्स्ट, क्योंकि अभी मैंने स्टॉक पूछा था कि उसकी ड्यूटी क्या नहीं होती, स्टॉक को फिजिकली चेक करना, वो यहाँ पर बात है। भाई स्टॉक भी एसेट थी, संपत्ति थी, और यहाँ भी क्या है, यहाँ भी फिक्स एसेट एसेट की बात हो रही है, तो फिजिकली वेरिफिकेशन करना ये उसका कोई कहा है कि ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स एसेट द मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हाँ जरूरत पड़ती है तो किया जा सकता है, तो ये मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी मुख्य उत्तरदायित्व नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी का लेखा परीक्षक बनने के योग्य नहीं है? Who among the following is not eligible to become an auditor of a company? किसको एक कंपनी का ऑडिटर नहीं बनाया जा सकता है? चलो तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, कोई व्यक्ति जो सनदी लेखाकार है और सीए अधिनियम 1949 के अनुसार अभ्यास प्रमाण पत्र धारित करता है। इंग्लिश में देखते हैं, एनी पर्सन हु इज चार्टर अकाउंटेंट एंड होल्ड्स अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एज पर सीए एक्ट 1949। तो देखो इसको तो कंपनी का ऑडिटर बनाया जाना चाहिए, ये तो बन सकता है, लेकिन हमसे क्या पूछा है, किसको नहीं बनाया जा सकता? आगे बढ़ते हैं। सीमित देयता साझेदार फर्म जिसके सभी साझेदार संधि लेखाकार हैं, मतलब जिसके पास सनद है, सनद मतलब डिग्री है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के पार्टनर्स फर्म इन विच ऑल पार्टनर्स आर चार्टर अकाउंटेंट। जो चार्टर अकाउंटेंट हैं, जो चार्टर अकाउंटेंट हैं उसको नहीं बना सकते, क्योंकि हो सकता है वो चार्टर अकाउंटेंट हैं और पार्टनरशिप के सदस्य भी हैं, तो अपने वो कैसे ऑडिट करेंगे? वो ऑडिट पक्षपात कर सकते हैं, तो ये नहीं, इसको नहीं बना सकते, और हमें वही चाहिए जिसको नहीं बना सकते। तो बी हमारा आंसर है। आगे चलते हैं। एन ऑफिसर और एम्प्लॉय, कोई ऑफिसर या एम्प्लॉय कंपनी हु इज ऑल्सो क्वालिफाइड चार्टर अकाउंटेंट और अकाउंटेंसी डिग्री होल्डर। देखिए कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो चार्टर अकाउंटेंट भी है, तो वो तो अपना कार्य अच्छा ही करना दिखाएगा, तो इसको भी हम कंपनी का सॉरी ऑडिटर नहीं बना सकते। नेक्स्ट, एनी चार्टर अकाउंटेंट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ऑडिटर इन मोर देन 10 कंपनी, जिसको 10 से ज्यादा कंपनियों में, वैसे कंपनी एक्ट 2013 में 20 बताई गई है कि 20 कंपनियों से ज्यादा में कोई ऑडिटर को आप, अगर कोई पहले से ही 20 कंपनियों में ऑडिट कर रहा है तो उसको और ज्यादा किसी कंपनी का ऑडिटर नहीं बना सकते। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ कहा गया कि यदि तो कोई 10 से ज्यादा कंपनियों में ऑडिट कर रहा है, 10 से ज्यादा तो कुछ भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, तो उसको ऑडिटर नहीं बना सकते, तो इसको भी नहीं बना सकते। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? बी सी डी। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी सी डी। और हमारा बी सी डी किस में आ रहा है, हमें ये देखना है बी सी डी, तो बी सी डी आ रहा है हमारे बी में, तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार यह पूछा जा चुका है अलग अलग आयोग में। एक अंकेक्षक होता है, अ ऑडिटर इज लाइक अ हंटिंग डॉग, लाइक अ गार्ड डॉग, लाइक अ कैट, लाइक अ स्ट्रे डॉग, लावारिस कुत्ते के समान।
तो किसके समान होता है? तो इसको कहा जाता है रखवाली करने वाले कुत्ते के समान। जैसे रखवाली करने वाला वफादार कुत्ता होता है, लाइक अ गार्ड डॉग, तो उसके समान अंकेक्षण को समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गहन जांच के अंतर्गत क्या होता है? गहन गहन जांच के अंतर्गत सभी लेखों की जांच होती है, विशिष्ट लेखों की जांच होती है, या केवल रोकड़ की जांच होती है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो सही आंसर होगा विशिष्ट पुस्तकों की जांच। कुछ विशिष्ट पुस्तकें होती हैं, स्पेसिफिक अकाउंटिंग्स होती हैं, उनकी गहनता से जांच, डिटेल जांच की जाती है। किसी विशेष मामले में गहराई से, विस्तार से जांच की जाती है, और किसी विशिष्ट पुस्तकों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषम को पहचानिए जो अलग है। इन चारों में से आपको बताना है कौन सा अलग है। नित्यक लिपिक, निर्देशक कार्ड लिपिक, अनुशासन अधिकारी, निरीक्षक, रूटीन क्लर्क, डायरेक्शन कार्ड क्लर्क, डिसिप्लिनरियन, या इंस्पेक्टर। तो देखिए, आपको अगर याद हो डब्ल्यू एफ टेलर की याद हो, तो टेलर में क्या होता है? टेलर ने पूरे अपने ऑर्गेनाइजेशन को दो जगह बांटा था। एक प्लानिंग डिपार्टमेंट बनाया था, और एक आपका बनाया था वर्कशॉप। ठीक है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था और एक प्लानिंग डिपार्टमेंट था। तो यहाँ पर उसने जो अपने क्लर्क बनाए थे, जो बॉस बनाए थे, उसमें क्या था कि उसमें देखिए रूटीन क्लर्क उसने, नित्यक लिपक नहीं था कोई वहां, नित्यक लिपिक कोई नहीं था। तो आंसर आपका यहाँ पर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखा परीक्षक के त्याग पत्र के कारण रिक्त स्थान की पूर्ति की जाती है? केवल वार्षिक सामान्य सभा में अंशधारियों के द्वारा, केवल संचालक मंडल द्वारा, केवल कंपनी लॉ बोर्ड के द्वारा, केवल कंपनी के प्रबंध संचालन के द्वारा? तो देखिए, अगर कंपनी का जो ऑडिटर होता है वह त्याग पत्र देता है, तो उसको त्याग पत्र के साथ ही क्या करना होता है? उसको ADT 3 नाम का एक फॉर्म होता है, इसको कंपनी के रजिस्ट्रार के पास दाखिल करना होता है, इसको सबमिट करना होता है। दूसरा फिर क्या होता है? जो निदेशक मंडल होते हैं, एक नई बैठक बुलाते हैं और एक नए लेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रस्ताव पारित करते हैं। क्या करते हैं? प्रस्ताव पारित करते हैं वो। ठीक है, प्रस्ताव पारित करेंगे कौन? निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उसके बाद क्या होता है? बोर्ड द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक की नियुक्ति को कंपनी के सदस्यों द्वारा साधारण सभा में अनुमोदित किया जाता है। मतलब जो प्रस्तावित इन्होंने किया है जिसको, उसको, जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है, साधारण सभा होती है, उसमें उसमें जो अंश उसके सदस्य होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, वो उसको क्या करते हैं? अनुमोदित करते हैं, मतलब वेरीफाइड करते हैं कि हाँ, यही नियुक्ति, इसी व्यक्ति की नियुक्ति ऑडिटर के लिए की जाती है। अब नियुक्ति की पुष्टि होने के बाद जब कंपनी की ओर से फॉर्म ADT 1 दाखिल करना होता है, तो ये नियुक्ति होने के बाद कंपनी को ROC के पास आरओसी के पास आरओसी के पास रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास ADT 1 दाखिल करना होता है कंपनी को। कंपनी क्या करेगी? ADT 1 दाखिल करेगी जब वो नियुक्ति कर लेंगे किसकी? ऑडिटर की। और ये जो ऑडिटर है, ये अपने पद पर नेक्स्ट AGM तक बना रहेगा, जब तक इसका दोबारा आगे को अनुमोदन नहीं हो जाता है, दोबारा से इसको आगे बढ़ाया, इसके कार्यकाल को नहीं जाता है। तो यही आपका ऑडिटर बना रहेगा। तो देखिए, कौन सा फॉर्म जमा किया? ADT त्याग पत्र के साथ ROC को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को। उसके बाद जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, उन्होंने प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पारित करके इन्होंने जिसके लिए सिफारिश की, उसको किसने अनुमोदित किया? शेयर होल्डर ने उनको अनुमोदित किया। इस वो भी कब? AGM में। तो AGM में किसने फाइनल किया है ऑडिटर को? शेयर होल्डर ने। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर ए हो जाएगा, केवल वार्षिक साधारण सभा में अंशधारियों के द्वारा नियुक्ति की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात करते हैं आंतरिक अंकेक्षक की। जो इंटरनल ऑडिटर होता है, कैन बी रिमूव्ड बाय, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? क्वेश्चन पूछा हुआ है, जल्दी से आंसर दीजिए। रिपीटेड क्वेश्चन है ये मेरे लिए। देखिए, मैं आपको पिछले पार्ट में भी इसको पूछ चुका हूं। तो बिल्कुल सही आंसर है, किसके द्वारा? प्रबंधक द्वारा, मैनेजमेंट द्वारा। इंटरनल की बात हो रही है, तो मैनेजमेंट द्वारा हटाया जा सकता है। एक अंकेक्षक की रिपोर्ट करना होता है वार्ष निदेशक मंडल को, प्रबंध निदेशक को,
संस्थागत निवेशकों को, वार्षिक साधारण सभा में हिस्सेदारियों को। तो ऑप्शन होगा सही डी, शेयर होल्डर एट द एनुअल जनरल मीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशेष विशेषक अंकेक्षण का आदेश दिया जा सकता है। स्पेशल ऑडिट कैन बी ऑर्डर्ड बाय प्रेफर टैक्स होल्डर, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सेबी के द्वारा, बाउंड होल्डर्स के द्वारा। तो करेक्ट आंसर होगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्रीय सरकार के द्वारा दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी के अंकेक्षण को निम्नलिखित के द्वारा हटाया जा सकता है। तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? अंशधारियों के द्वारा साधारण सभा में हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वार्षिक लेखे के साथ अंकेक्षण रिपोर्ट दी जाती है। जो वार्षिक लेखों के साथ अंकेक्षण रिपोर्ट दी जाती है, वैधानिक अंकेक्षण द्वारा, आंतरिक अंकेक्षण द्वारा, सरकारी अंकेक्षण के द्वारा या सचिवीय अंकेक्षण के द्वारा। तो सही होगा स्टेचुरी ऑडिटर के द्वारा, मतलब वैधानिक अंकेक्षण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंतरिक अंकेक्षण का प्रतिवेदन पेश करना होता है। तो पेश करना कहाँ होता है? संचालक मंडल को। किसको देते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ही अपना प्रतिवेदन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी अधिनियम 1956 में एक अंकेक्षण के अधिकारों तथा शक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है अधिकारों में और कर्तव्यों में? अधिकारों और कर्तव्यों में कौन सा नहीं है? तो साधारण सभा बुलाने का अधिकार इसको नहीं होता है, ऑडिटर को। चाहे 1956 की बात करो या 2013 की बात करो, इसको अधिकार नहीं होता है कि ये साधारण सभा बुलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इसके क्या दिए हुए हैं? अधिकार और शक्तियां दी हुई हैं, इनको आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। कंपनी के अंकेक्षण को क्या योग्यता होनी चाहिए? तो कंपनी के ऑडिटर की योग्यता क्या होनी चाहिए? ये होना चाहिए अंकेक्षण को चार्टर अकाउंटेंट एक्ट 1949 के अंतर्गत चार्टर अकाउंटेंट होना चाहिए। ऑप्शन आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आंतरिक अंकेक्षण किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो प्रबंध के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये रिपीटेड है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंपनी का लेखा परीक्षक हो सकता है? एक लेखा परीक्षक कौन हो सकता है जो प्रैक्टिस करता हो चार्टर अकाउंटेंट की? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई कंपनी ऐसे व्यक्ति या फर्म को अपने लेखा परीक्षक नियुक्त नहीं कर सकती जो कंपनियों के लेखा हाथ में लिए हो। कितनों का लेखा हाथ में लिए हो? 12, 20, 25 या 28? सॉरी। तो सही आंसर होगा आपका बी, 20। अगर किसी के हाथ में 20 कंपनियों का लेखा है, उसको कंपनी को वो कंपनी अपने यहाँ उसको नियुक्ति नहीं कर सकती जो पहले से ही 20 कंपनियों का काम संभाले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंकेक्षण अपनी नियुक्ति की स्वीकृति के संबंध में पंजीकरण को कितने दिन में लिखित सूचना करेगा? तो कितने दिन में उसको सूचना देनी होती है? 30 दिन के अंदर अंदर। इन हाउ मेनी डेज ऑडिटर शैल बी गिवन रिटर्न नोटिस टू द रजिस्ट्रार? तो रजिस्ट्रार को वो 30 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट करता है, बता देता है। कंपनी अंकेक्षण निम्न में से किस बात के लिए सिविल दायित्व होता है? तो सिविल दायित्व होता है लापरवाही के लिए। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके लिए नोट्स है। कंपनी के अंकेक्षण का अंशधारियों के प्रति सामान्य बैठक में शामिल होने का अधिकार है कि वो सामान्य बैठक में शामिल हो सकता है, ये उसको अधिकार होता है। या फिर केवल ऐसी बैठक में शामिल होने का अधिकार है जहां खातों के संबंध में विचार विमर्श किया जाता हो। या कंपनी के केवल वार्षिक साधारण सभा में शामिल होने का अधिकार है। या केवल ऐसी साधारण सभाओं में शामिल होने का अधिकार है जिसमें संचालन मंडल उसे नियंत्रित करने का निर्णय ले। तो सही आंसर होगा आपका बी, केवल ऐसी बैठक में शामिल होने का अधिकार है जहां खातों के संबंध में विचार विमर्श किया जाता हो, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी अंकेक्षण की दीवानी दायित्व के किस लिए हो सकता है? दीवानी दायित्व हो सकता है आपका ए, लापरवाही के लिए। रिपीटेड क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। आर्थिक चिट्ठांकेक्षण कहाँ अधिक कुशल साबित होता है? कहाँ अधिक कुशल होता है? जहां लेन देन की मात्रा बहुत अधिक हो। कहां पर सही होगा? आर्थिक चिट्ठे का अंकेक्षण कहाँ ज्यादा सही होगा?
तो ज्यादा सही होगा जहां आंतरिक नियंत्रण की कुशल व्यवस्था लागू होती है। नेक्स्ट, आंतरिक लेखा परीक्षक का एक आंतरिक लेखा परीक्षक परीक्षा एक योग्य चार्टर अकाउंटेंट के द्वारा होनी चाहिए। क्या ये बात सही है? ऐसा नहीं है। आंतरिक लेखा की जरूरत नहीं है कि वो चार्टर अकाउंटेंट ही हो, कोई एम्प्लॉय भी हो सकता है। तो ये पहली बात गलत है। यह एक प्रबंधन का एक उपकरण होता है। हाँ, आंतरिक लेखा परीक्षा जो होती है, मतलब इंटरनल ऑडिट जो होती है, वो मैनेजमेंट का ही एक टूल्स होता है। ये बात सही है। तो आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रबंध लेखा परीक्षक का आदेश किया जाता है। प्रबंध लेखा परीक्षक का आदेश कौन करता है? तो ये करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। नेक्स्ट देखते हैं। किसी संयुक्त पूंजी कंपनी के आंतरिक अंकेक्षण की शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए? आंतरिक की बात कर रहे हैं, तो आंतरिक की क्या होनी चाहिए? भाई शिक्षित होना आवश्यक, कंपनी अधिनियम के अनुसार शिक्षित होना आवश्यक है। क्या होना चाहिए? ये नहीं है कि वो शैक्षिक है। संयुक्त पूंजी कंपनी के आंतरिक अंकेक्षक के लिए शैक्षिक योग्यता है। किसी कंपनी अधिनियम के शिक्षित होना आवश्यक ही नहीं है। चार्टर अकाउंटेंट होना चाहिए, चार्टर अकाउंटेंट या कास्ट अकाउंटेंट होना चाहिए, अन्य कोई पेशावर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए वो जरूरी नहीं है कि वो शिक्षित हो, अनपढ़ भी हो सकता है। ठीक है, कोई एम्प्लॉय ऐसा भी हो सकता है जो शिक्षित नहीं है, वो भी आंतरिक अंकेक्षण देख सकता है। तो ऑप्शन आपका ए ही सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अंकेक्षण को हटाने से संबंधित, इसको आप छोड़ दीजिए क्योंकि ये 1956 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कथन कौन सा सत्य नहीं है? अंशधारियों का एजेंट होता है परंतु उसका नोटिस के प्रति देशी दशा में जबकि रिटायर होने वाले अंकेक्षण स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति अंकेक्षण, हाँ सी सही है। ये सत्य नहीं होगा। ऐसी दशा में जबकि रिटायर होने वाले अंकेक्षण के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति अंकेक्षण नियुक्त करना हो तो इस इरादे का एक नोटिस अंशधारियों को अपनी सामान्य सभा के तिथि से कम 10 दिन पहले दिया जाना चाहिए। ये बात सत्य नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। अंकेक्षण का प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है कंपनी के अंशधारियों को। अंकेक्षण एक प्रहरी कुत्ता है, न कि खूनी शिकारी कुत्ता है। यह टिप्पणी किस मामले में की गई थी? तो ये कही गई थी किंगस्टन कॉटन मिल्स 1896 के संदर्भ में। प्रबंधकीय प्रक्रिया की स्वतंत्र एवं आलोचनात्मक जांच को कहा जाता है संचालक अंकेक्षण, वित्तीय अंकेक्षण, प्रबंध अंकेक्षण। तो सही आंसर होगा प्रबंध अंकेक्षण, मतलब मैनेजमेंट ऑडिट। निजी सीमित कंपनी का वैधानिक अंकेक्षण अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कर्तव्य बाध्य है। तो किसके लिए बाध्य है? वार्षिक साधारण सभा में अंशधारियों को। एक अंकेक्षण अपने कर्तव्य पालन में कोई गलत कार्य करता है जिससे कि उसकी कंपनी की वित्तीय हानि हो जाती है तो दोषी कराया जा सकता है। तो दोषी लापरवाही के लिए उसको किया जा सकता है, दोषी ठहराया जा सकता है। कंपनी अंकेक्षण का पारिश्रमिक निर्धारित होता है। ये प्रबंध संचालक द्वारा सामान्य सभा में। तो ये प्रबंधक संचालक मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर के द्वारा होता है। सॉरी। वैधानिक अंकेक्षण अनिवार्य होता है। किसके लिए अनिवार्य होता है? सभी संयुक्त पूंजी वाली सीमित कंपनियों के लिए अनिवार्य होता है। एक साझेदारी फर्म में अंकेक्षण के कर्तव्यों का निर्धारण होता है। तो किसके द्वारा होता है? ये होता है अंकेक्षण एवं फर्म के मध्य जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, प्रासंविदा होती है उसके अकॉर्डिंग। प्रबंध अंकेक्षण का संबंध निम्न में से किसके सत्यापन से है? तो प्रबंध पद्धति और प्रक्रियाओं की समीक्षा से। नेक्स्ट देखते हैं। अंकेक्षण एक बीमाकर्ता नहीं है, उसका कर्तव्य केवल उचित
सावधानी व कुशलता पूर्वक कार्य करना है, यह निर्णय दिया गया था। न्यायालय के किस केस में दिया गया था? तो ये दिया गया था लंदन और जनरल बैंक के केस में। XYZ चार्टर अकाउंटेंट की एक फर्म है जिसके 3 पार्टनर हैं, जिसमें सभी पूर्णकालिक प्रैक्टिस में है। किसी निश्चित समय पर फर्म द्वारा ऑडिटर के रूप में कार्य करने वाले कंपनी की कुल संख्या कितनी हो सकती है? तो यह हो सकती है आपकी 60। नेक्स्ट देख सकते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट निम्नलिखित को प्रस्तुत की जानी चाहिए। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट इज टू बी प्रेजेंटेड प्रेजेंटेड टू, तो ये प्रेजेंट की जानी चाहिए द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द कॉपी ऑफ कंपनी। नेक्स्ट, एक कंपनी का ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसको देता है? तो ये देता है आपका सदस्यगण, मेंबर्स को, मतलब शेयर होल्डर्स को। तो यहाँ पर पूरा हो जाता है आज का सेशन आपका 50 क्वेश्चंस का। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। देखिए गले में काफी प्रॉब्लम हो रही है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कराएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।